सीबीआई या फिर ईडी, कौन है ज्यादा पावरफुल? आखिर किसकी दहाड़ पर घपलेबाजों के हो जाते हैं कान खड़े? व्यापम और पीएनबी स्कैम पकड़ने वाली सीबीआई या लालू यादव और सोनिया गांधी पर शिकंजा कसने वाली ईडी? वेल, सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। वही कहना हो तो राजस्थान के फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत का भी कुछ सही है। देश में ईडी सीबीआई से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है, मगर इन सबसे परे मोदी जी कहते हैं कि सीबीआई न्याय का एक ब्रांडी है, ये कॉमन सिटीजन की आवाज और होप है। तो फिर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है भाई? आखिर वो कौन है जो सिस्टम को अपनी जेब में रखता है? इससे आजकल अपोसिटी ओन से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मुंह छिपाते फिरते हैं। और आखिर कौन है, किसके नीचे काम करता है, चलिए जान लेते हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस एजेंसी का नाम आपको उस केस से जुड़ा मिलेगा जो नेशनल आपको बता दें सेशन बन जाता है। फिर चाहे वो मामला सुशांत राजपूत के मर्डर का हो या फिर शीना बोहरा केस का, एकदम फॉर्मल शर्ट पैंट और क्लीन शूज के साथ इस एजेंसी के ऑफिसर्स हमेशा प्रोफेशनल में ही नजर आते हैं और बड़े से बड़े क्रिमिनल की गर्दन धर दबोचते हैं। ये सीबीआई का आपको बता दें सहयोग ही है कि इस एजेंसी का सक्सेस रेट 70% तक होता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन में एरर का कोई चांस नहीं होता। करप्शन, ब्रावरी, वीच ऑफ सेंट्रल लॉस, मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, क्राइम और इंटरनेशनल केसेस जैसे बड़े और सेंसेशनल केसेस की बात जब आती है तब जस्टिस और इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद सीबीआई से लगाई जाती है। ये एजेंसी स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर आती है। वही बात करें ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्ट की, तो ये एजेंसी आजकल पॉलिटिशियन की रातों की नींद उड़ा चुकी है। फिर चाहे बात बिहार के लालू यादव की हो, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, या फिर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की, अब तो करप्शन की खीर जीज किसी ने भी चखी व ईडी से अपना किनारा करने पर लगा हुआ है। और करे भी क्यों ना, इसके हाथ में पावर है इतनी खतरनाक की खासियत की ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है और इकोनॉमिक लॉस एनफोर्स करने से लेकर घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग के संजीदा मामलों को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं के सर पर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे केसेस तो सीबीआई भी देखती है, फिर डिफरेंस क्या है? भला हम कहना क्या चाहते हैं? आप देखिए, इसका जवाब हमें इनकी फाउंडेशन और हिस्ट्री से मिलता है। दरअसल सीबीआई की शुरुआत सैलून 141 में ऐसे स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर की गई। तब इसे काम सौंपा गया कि भाई वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुई सरकारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को रोकने का। लेकिन 63 जैसे साल बढ़ते गए और सीबीआई का काम बेहतर होता चला गया, तब हर तरीके की पेचीदा केसेस एजेंसी को दिए जाने लगे। देश की सबसे बड़े इन्वेस्टिगेट एजेंसी की तरह इसको पहचान होने लगी और इसी के चलते साल 1963 में सीबीआई का जन्म हुआ और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली को चुना गया। 1963 में इंडस्ट्री, इम्पोर्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी के मोटो से सीबीआई का गेट ऑफ ही चेंज हो गया। ये फैसला लिया गया कि भाई इस एजेंसी की पावर बढ़ाई जाए और इसी के तहत 1965 में कई तरीके के मामलों के इन्वेस्टिगेशन के राइट्स इससे दिए गए। जहां पहले भी सीबीआई केवल घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामले देखती थी, वहीं अब हत्या, किडनैपिंग, फाइनेंशियल क्राइम की जांच भी सीबीआई को मिलने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले क्राइम के स्कैम्स और फ्रॉड से रिलेटेड केसेस भी इन्हें ही दिए जाने लगे। इसके अलावा सीबीआई को इंटरपोल के साथ सीधे बातचीत करने और उनके साथ कांटेक्ट करने के राइट्स भी दिए गए। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, कि ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे ही सीबीआई के साथ भी है। बड़े सेंसिटिव केस सुलझाने के साथ चाहे एक तरफ एजेंसी देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वहीं इसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। पहली तो ये कि एजेंसी खुद से कोई केस नहीं ले सकती। दरअसल डायरेक्ट सरकार के लिए काम करने के बदौलत सीबीआई पर लिमिटेशन है कि एजेंसी केवल उन्हीं केसेस पर काम करेगी जो सरकार इन्हें सजेस्ट करेंगे और इस पर स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेना इसके लिए जरूरी हो जाता है। जी हाँ, मगर किसी भी स्टेट में जांच करने के लिए इसे परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा अगर वो जांच के लिए किसी भी पब्लिक सर्वेंट को गिरफ्तार करना चाहती है या फिर सीबीआई को लगता है कि भाई ये आरोपी भाग सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, तो इस सिचुएशन में वो आरोपी की गिरफ्तार कर सकती है। वहीं इसकी अपोजिट बात करें ईडी की बात, तो ये आज फुल सिंघम वाले स्टाइल में एंट्री लेती है, क्योंकि ना किसी को जवाब देना और ना ही किसी के परमिशन को आपको बता दे चले की जरूरत है। अपनी मर्जी से जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और अपराधियों के किसी भी केस को ले सकती है और अपनी जांच भी शुरू कर सकती है। आज आलम यह है कि अगर किसी भी थाने में बहुत ज्यादा केस की हेराफेरी का मामला दर्ज हुआ तो पुलिस इसकी जानकारी ईडी को देती है। फिर ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। वहीं किसी आरोपियों को अरेस्ट करते वक्त एजेंसी रीजन बताएंगे या नहीं, इसकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को लेकर कहा है कि आरोपी को शिकायत भी की कॉपी भी दी जाए। जरूरी नहीं कि किस आरोप में गिरफ्तार किया गया बता रही
काफी है। ईडी के अगर एक भी ऑफिसर के सामने बयान दिया गया तो अदालत में सबूत माना जाता है। एजेंसी तो बल्कि सीबीआई के बाद ही है। दरअसल ईडी की शुरुआत साल 1957 में हुई, वो भी तब जब देश की फॉरेन एक्सचेंज में हो रहे लेन देन के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ी। इसका हेडक्वार्टर चुना गया न्यू दिल्ली। शुरुआत में इसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत स्टार्ट किया गया और जब इसकी 2 ब्रांचेस थी, एक ब्रांच मुंबई और दूसरी कलकत्ता। पहले इसका नाम भी एनफोर्समेंट यूनिट रखा गया, जिसके बाद में इसको बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। फिर साल 1960 में ईडी का एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से हटाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया गया। अब ईडी ने क्योंकि इसकी शुरुआत अपने से बेहतर काम किया था और हेराफेरी के कई मामलों से पर्दाफाश भी किया, इसलिए इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ती चली गई। 2019 तक तो आते आते इसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी PMLA और फ्यूटिव इकोनॉमिक अबेंडर्स एक्ट 2018 यानी FEO के तहत पावर दिया गया। लोगों के घर पर रेड डाल सकती है, सर्च और अरेस्ट कर सकती है, साथ ही वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। अब इससे पहले जब कोई दूसरी एजेंसी अपनी FIR या चार्जशीट PML के धाराएं लगाती है तभी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। इसके अलावा जहां पर बहुत ज्यादा की रकम या इससे ज्यादा का हेराफेरी होती है तो वही मामलों में ईडी इन्वेस्टिगेशन के लिए आती रहती है। लेकिन साल 2013 में संशोधन के बाद इसकी 30 लाख की लिमिट को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया और घोटाले की रकम कितनी भी क्यों न हो उस पर ईडी की जांच कर सकती है, साथ ही खुद भी FIR दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकती है। पिछले साल नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ भी की। जनरल क्राइम विंग और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग होते हैं। इसके विपरीत ईडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक डायरेक्टर होता है और इसके साथ ही एक जॉइंट डायरेक्टर ईडी होता है। छापेमारी में जो कुछ भी मिलता है ईडी इसे जब्त करने की पावर भी रखती है। लगातार आपको बताते चलें ईडी के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। तो भैया आपका जवाब क्या होगा? जाहिर है कि आप भी ईडी का नाम लेंगे और लेना भी चाहिए। आज ये एजेंसी सबसे ज्यादा पावर एंजॉय कर रही है। हालांकि सैलरी भी सीबीआई की ज्यादा है क्योंकि ईडी की बनी हुई है, लेकिन हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले इसका खौफ सीबीआई का भी होता था और आप कह सकते हैं कि आज भी है, लेकिन अब सीबीआई क्राइम के केसेस की तरह ज्यादा शिफ्ट हो गई है। ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग में अपने कर्तव्य दिखा सकती है, जबकि सीबीआई का फील्ड वास कुल मिलाकर दोनों एजेंसीज के काम अलग है। क्रिमिनल अभी भी सीबीआई से डरते हैं, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि ईडी पावर में कहीं आगे है। अब इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।